गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इंडिया ईयर बुक के 9 चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज हम 10th और 11th चैप्टर देखेंगे जो रिलेट करता है वाणिज्य और उद्योग से। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा हमें देखने को मिलेगा जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आखिरी तक इस वीडियो से जुड़े रहें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी स्पीड पढ़ने की तेज़ लग रही है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज चैप्टर। तो वाणिज्य से शुरू करते हैं। वाणिज्य विभाग भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वाणिज्य विभाग को भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के विनियमन और विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ठीक है, फिर व्यापार निष्पादन। तो भारत का वैश्विक व्यापार वित्त वर्ष 2022-23 में वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात की राशि इतने इतने डॉलर तक पहुंच गई है, ये हमें मतलब नहीं है। और फिर इसी अवधि के दौरान भारत का कुल निर्यात वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 14.76% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। मतलब जो निर्यात में है उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, और आयात में भी सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। तो इट मीन्स कि आयात में भी वृद्धि हुई है और निर्यात में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा देख लेते हैं वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात, जो सीधा क्वेश्चन इस पिछले साल 2023 में पूछा गया था कि डब्ल्यूटीओ की वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण और सांख्यिकीय समीक्षा 2022 के अनुसार भारत 1.8% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में वाणिज्यिक वस्तुओं के प्रमुख निर्यातकों में से 18वें स्थान पर है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि क्या क्या निर्यात की जाती है। निर्यात में मतलब कौन सी चीज़ें टॉप मोस्ट पे हैं। तो वित्त वर्ष 2022-23 में निर्यात में प्रमुख उत्पाद श्रेणियां और उनकी हिस्सेदारी इस प्रकार थी: पेट्रोलियम उत्पाद, दवा निर्माण, जैविक, मोती कीमती तथा अर्ध कीमती पत्थर और लोहा स्टील और दूरसंचार उपकरण। में भी इन्हें क्रोनोलॉजी सेट करने को दे दे कि कौन सबसे ज़्यादा, मतलब फिर उसको होगा। फिर प्रमुख निर्यात गंतव्य, मतलब निर्यात जो किया गया है वो सबसे ज़्यादा किन देशों में किया गया उसकी भी क्रोनोलॉजी है। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर नीदरलैंड्स और फिर बांग्लादेश है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात। विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण और सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2022 में भारत 2.8% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में वाणिज्यिक वस्तुओं के आयातकों में 9वें स्थान पर था। लास्ट टाइम निर्यात पूछा था तो इस बार आयात देख ही लीजिए आप लोग। फिर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने 715.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात किया है। इस प्रकार 16.79% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब आयात में जो शीर्ष श्रेणियां, मतलब शीर्ष क्या चीज़ें हैं जो हम आयात करते हैं, वो है पेट्रोलियम, कच्चा तेल सबसे एक नंबर पर। ठीक है, फिर सोना, फिर पेट्रोलियम उत्पाद, फिर मोती व कीमती तथा अर्ध कीमती पत्थर, कोयला, कोक तथा ब्रिकेट्स। उसके बाद आयात मतलब हम कहाँ से सबसे ज़्यादा मंगाते हैं। तो आयात के सोर्स हैं वो है चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सऊदी अरब। ठीक है, फिर सेवा व्यापार देख लेते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण और सांख्यिकीय समीक्षा 2022 के अनुसार ये वर्ष जो है भारत 4.4% की हिस्सेदारी के साथ वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यातकों में 7वें स्थान पर था और 4% की हिस्सेदारी के साथ वाणिज्यिक सेवाओं के प्रमुख आयातकों में 8वें स्थान पर था। ये सेम हो सकता है, सेंटेंस पुट कर दे क्वेश्चन में। और ये देख लीजिए कि वर्षों से सेवा व्यापार में स्थिर अधिशेष बनाए रखा जा रहा है। मतलब जो सरप्लस है वो सेवा सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यापार संतुलन, ये कुछ काम का नहीं है। फिर वैश्विक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। तो आईएमएफ के विश्व व्यापार आर्थिक आउटलुक, तो विश्व व्यापार आर्थिक आउटलुक कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अक्टूबर 2023 का अपडेट इन्होंने दिया कि वैश्विक वृद्धि 2022 में 3.5% से गिरकर 2023 में अनुमानित 3.0% और 2024 में 2.9% होने का अनुमान है, जो कि ऐतिहासिक 2000 से 19 के बीच जो टाइम ड्यूरेशन है उसके औसत से काफ़ी नीचे है। ठीक है, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 2022 में 4.1% से घटकर 2023 और 2024 दोनों में 4.0% होने का अनुमान है। वैश्विक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट का अनुमान है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देख लीजिए। फिर ज़्यादातर मामलों में क्या बोला गया कि 2025 तक मुद्रास्फीति के लक्ष्य पर लौटने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, फिर विदेश व्यापार नीति देख लेते हैं। तो नई विदेश व्यापार नीति 2023 अप्रैल 2023 से शुरू की गई थी। यह नीति भारत को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करने और इसे एक विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यापार भागीदार बनाने का खाका तैयार करती है। नई नीति का दृष्टिकोण क्या है? ये धीरे धीरे प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था से दूर जाना और आत्मनिर्भर भारत तथा लोकल गोज ग्लोबल के दर्शन का समर्थन करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। ठीक है, अब इसकी नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? हालांकि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं। इंसेंटिव से कर छूट की ओर अंतरण, प्रौद्योगिकी, ई कॉमर्स, निर्यात के माध्यम से अधिक व्यापार सुविधा, जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना। इस नीति में निर्यातकों के लिए पुराने लंबित प्राधिकरणों को बंद करने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए एक मुश्त माफी योजना शुरू की गई है। नए एफटीपी का लक्ष्य भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक टिकाऊ दीर्घकालिक ढांचा तैयार करना है। नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाना है। जो टाइम है वो है 2030 तक, और कितना पहुंचाना है? $2 ट्रिलियन वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को। फिर आगे देखते हैं।
विदेश व्यापार महानिदेशालय। तो डीजीएफटी जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है, जिसका प्रमुख विदेश व्यापार का महानिदेशक होता है। यह संगठन अपनी स्थापना के समय से ही विनियमों के जरिए विदेश व्यापार के नियमन और संवर्धन में कार्यरत है। ठीक है, इसे देश के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति बनाने और इसे लागू करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। फिर क्षमता निर्माण। तो एक योजना शुरू की गई थी कि डीजीएफटी द्वारा निर्यात बंधु कार्यक्रम के अंतर्गत कई उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर स्टार्टअप इंडिया एवं कौशल भारत स्किल इंडिया पहल की गई है। ठीक है, ये चीज़ें। फिर निर्यात संवर्धन के लिए जो प्रमुख योजनाएं शुरू हुई हैं उसमें तो देख लेते हैं। तो जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने की दिशा वाणिज्य विभाग की पहल विदेश व्यापार महानिदेशालय के माध्यम से लागू की जा रही है। अब ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देख लेते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात संवर्धन योजना। तो पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात संवर्धन एफटीपी के तहत चल रही योजना ईपीसीजी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाना और भारत में विनिर्माण को बढ़ाना है। इस योजना के तहत पूर्व उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन पश्चात के लिए पूंजीगत सामान नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट को छोड़कर का आयात शून्य सीमा शुल्क पर किया जा सकता है। यह निर्यात विशिष्ट प्रतिबंधों को पूरा करने के अधीन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर ब्याज समकरण योजना। तो इसमें यह दिया है कि ब्याज समकरण योजना निर्यातकों को उनके प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों में लाभ देने के लिए तैयार की गई थी। यह योजना 2015 में 5 साल की अवधि के लिए शुरू की गई थी और इसे मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अग्रिम प्राधिकरण योजना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एसईजेड देख लेते हैं। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना। तो एसईजेड नियमों द्वारा समर्थित 2005 से प्रभावी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 प्रक्रियाओं के सरलीकरण और केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान करता है। ठीक है, इस अधिनियम में क्या है? इस अधिनियम के अनुसार एसईजेड नीति की मुख्य विशेषताओं में क्या शामिल है कि एसईजेड एक निर्दिष्ट सीमा शुल्क मुक्त एन्क्लेव है जिसे भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र के रूप में माना जाता है। ठीक है, और एसईजेड में परिचालन हेतु इनपुट के आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि किसी आयात के लिए जो है इनपुट के आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। फिर निर्यात बंधु योजना। तो निर्यात बंधु योजना कब शुरू हुई थी? 2013 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने की योजना बनाने वाले नए व्यक्तियों, फर्मों की प्रारंभिक कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत और ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है निर्यात बंधु योजना के अंतर्गत। निर्यात पोर्टल दिया है, करों में छूट है, ये सब सारी चीज़ें नहीं है। फिर देख लेते हैं अपेडा। इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपीडा की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन करना, संयुक्त उद्यम और अन्य राहत और सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से जांच पूंजी में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बूचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भंडारण परिसरों, वाहनों या अन्य स्थानों पर जहां ऐसे उत्पादों को रखा या संभाला जाता है, मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण, निर्यातोन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास। अभी अनुसूचित उत्पादों का विकास है तो आप ट्राइफेड मत समझ लीजिएगा, तो ये अपेडा का काम है। फिर अनुसूचित उत्पादों से जुड़े उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देना। फिर अपेडा को बासमती चावल के भौगोलिक संकेत जीआई के संरक्षण का भी अधिकार है, जिसे अपेडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, फिर इसके अलावा प्राधिकरण को चीनी के आयात की निगरानी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर आगे देख लेते हैं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा। तो ये जो है विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 1972 में देश में समुद्री उत्पादों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और भारत से इसके निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोची, केरल में है। फिर सरकारी ई मार्केट प्लेस जम योजना 2016 में स्थापित की गई थी। ये जो है ये अग्रणी डिजिटल पहल है जिसके उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को शामिल करना है। जेम प्लेटफॉर्म का उद्देश्य खरीद बाजारों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना, करदाताओं के फंड का उचित उपयोग करना और भ्रष्टाचार मुक्त शासन मॉडल को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं उद्योग चैप्टर पे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, तो इसमें काफ़ी हमें डेटा देखने को मिलेंगे। तो एक बार देखते हैं इसको। तो इस विभाग को पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कहा जाता था और 2019 में इसका नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया गया। ठीक है, अब ये कर्मचारियों के कल्याण और स्टार्टअप से संबंधित सारी चीज़ों को देखता है और विभाग जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गतिशक्ति मास्टर योजना से संबंधित मुद्दों पर भी काम करता है ताकि सभी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को समग्र रूप से एकीकृत किया जा सके। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, तो ये 2021 में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना शुरू की गई थी। अब इसमें क्या है कि एकीकरण, सिंक्रोनाइजेशन, प्राथमिकता और अनुकूलन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति में 2 घटक हैं। पहला घटक क्या है कि राष्ट्रीय मास्टर प्लान नामक GIS आधारित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का विकास, जिसमें सड़कों से लेकर रेलवे तक, विमान से लेकर कृषि, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तक सब कुछ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और दूसरे में यह है कि त्रिस्तरीय संस्थागत व्यवस्था के गठन के माध्यम से
बहु मॉडल बुनियादी ढांचे और आर्थिक क्षेत्र के समकालिक विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों विभागों के प्रयासों को एकीकृत करने की सांस्थानिक व्यवस्था हो। अब संस्थागत ढांचा, इसमें तो कुछ खास है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। तो विभिन्न संपर्क बुनियादी ढांचे से संबद्ध मंत्रालयों विभागों ये सब सारे दिए हैं, इनका संचालन किया जा रहा है, ये कोई खास है नहीं। फिर कुछ रसद नीति हमने पढ़ ली थी पिछले चैप्टर में, तो आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए रसद सुगमता, तो लीड सूचकांक जारी किया जाता है, 2018 से शुरू किया गया था, ठीक है? इसके जो संकेतक कौन होते हैं, ये देख लीजिए। तो बुनियादी ढांचा, सेवाएँ और नियामक वातावरण, ये 3 प्रमुख संकेतक होते हैं, ठीक है? बुनियादी ढांचा, सेवाएँ और नियामक वातावरण। फिर आगे देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, तो एफडीआई, ठीक है? तो जब 10% से ज़्यादा निवेश हो जाता है वो एफडीआई हो जाता है, और 10% से कम हो तो वो एफपीआई हो जाता है। तो एफडीआई पर नीति बनाने के मामले में डीपीआईआईटी एक नोडल विभाग है, या भारत में भेजी गई रकम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर एफडीआई के डेटा के रखरखाव और प्रबंधन का भी काम देखता है, ठीक है? अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यह है इन्वेस्ट इंडिया। तो इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना तत्कालीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, अब वही डीपीआईआईटी, और फिक्की, सीआईआई, नेस्कॉम और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में की गई थी, जो लाभ के लिए नहीं, ठीक है? और इन्वेस्ट इंडिया राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है, और निवेशकों के लिए संदर्भ के पहले बिंदु के रूप में कार्य करती है। यह निवेशकों के लिए कारोबारी स्थितियों को सरल बनाकर देश में निवेश के माहौल को बदल रही है। ये हमें मेंस में जो मतलब सरकारी प्रयास जब हम लिखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। एक जिला एक उत्पाद, फिर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, पीएलआई स्कीम बहुत हाईलाइटेड रहती है। तो आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों हेतु 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना की घोषणा की गई, ठीक है? अब इसमें इसका उद्देश्य क्या-क्या था? इसके उद्देश्य थे कि मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना, भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, ताकि वे वैश्विक बाजारों में प्रवेश कर सकें और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हो सकें, ठीक है? और फिर आगे देख लेते हैं। सार्वजनिक अधिप्राप्ति, औद्योगिक स्टार्टअप इंडिया, ये पहल 2016 में हुई थी। इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह पहल 3 प्रमुख स्तंभों पर है। कौन-कौन सी? सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, वित्त पोषण संबंधी सहायता और प्रोत्साहन, उद्योग शैक्षिक समुदाय भागीदारी और इनक्यूबेशन में उद्यमशीलता को गति प्रदान करने का प्रयास करती है, ठीक है? और फिर इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। फिर देख लेते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। तो भारी उद्योग मंत्रालय, बौद्धिक संपदा कौन आता है इसमें? भारी उद्योग मंत्रालय। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों, तो आईपीआर में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, ये देख लीजिए। पेटेंट कवर होता है, ट्रेडमार्क कवर होता है, औद्योगिक डिजाइन कवर होता है, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई, कॉपीराइट और सेमीकंडक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन के प्रशासन, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें कवर होता है। और इसका नोडल विभाग कौन है? भारी उद्योग मंत्रालय, ठीक है? और यह जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से संपर्क करने के लिए नोडल विभाग भी है। फिर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति देख लेते हैं, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर देख लेते हैं यहाँ भी। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारत में बौद्धिक संपदा के भावी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह नीति भारत में मौजूद रचनात्मक और नई सोच की प्रचुरता को स्वीकार करती है। अब इस नीति के उद्देश्य क्या हैं? आईपीआर जागरूकता, पहुंच और संवर्धन, समाज के सभी वर्गों में आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना, आईपीआर सृजन को प्रोत्साहन देना, सशक्त और प्रभावी आईपीआर कानून बनाना जो व्यापक जनहित के साथ साथ अधिकार स्वामियों के हितों के बीच संतुलन बनाए रख सके, सेवा उन्मुख आईपीआर प्रशासन को आधुनिक एवं सशक्त बनाना, वाणिज्यीकरण के माध्यम से आईपीआर के महत्व को समझना, और आईपीआर के उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र को मजबूत बनाना। आईपीआर संबंधी शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधनों, संस्थानों और क्षमताओं को मजबूत करना और उनका विस्तार करना, ठीक है? आप आखिरी तक इस वीडियो से जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मिलने वाले हैं, तो अभी देखते जाइए आगे। फिर औद्योगिक प्रदर्शन, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी, विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र, ठीक है? विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों तथा प्राथमिक पूंजी, मध्यवर्ती बुनियादी ढांचा निर्माण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं जैसी श्रेणियों में औद्योगिक उत्पादन को मापता है। 2023-24 अप्रैल से जुलाई के दौरान आईआईपी में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब 2022-23 में जो था अप्रैल जुलाई में, उसकी अपेक्षा 2023-24 में क्या हुआ है कि 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से जुलाई 2023 के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली तीनों क्षेत्रों में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है क्रमशः खनन में 7.3%, विनिर्माण में 4.8% और बिजली में 2.9%। मतलब सबसे ज़्यादा 7.3% खनन में है, ठीक है? फिर 8 मूलभूत उद्योगों का प्रदर्शन, तो 8 प्रमुख उद्योग कौन-कौन से हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। इनके मासिक उत्पादन की निगरानी करता है। कभी-कभी ये पूछ लेता है कि ये
मतलब वार्षिक तौर पे या छमाही तौर पर इनकी जो रिपोर्ट जारी की जाती है, तो नहीं, ये मासिक उत्पादन की निगरानी करता है। 8 उद्योगों का संयुक्त भार लगभग 40.27% है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 0.6% की औसत वृद्धि दर्ज की गई है, माइनस, ठीक है? फिर कच्चे तेल को छोड़कर बाकी अन्य मुख्य क्षेत्र यानी कोयला, उर्वरक, इस्पात, बिजली, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद और प्राकृतिक गैस क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। कच्चे तेल में वृद्धि नहीं हुई है, बाकी जो क्षेत्र सेक्टर हैं, उनमें जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ है, पॉजिटिव ग्रोथ है। फिर 8 मूलभूत उद्योगों के प्रदर्शन के सूचकांक में कौन-कौन से उद्योग शामिल होते हैं, वो देख लेते हैं। चमड़ा तथा फुटवियर, सीमेंट, सिरेमिक, टायर एवं ट्यूब, रबड़ के सामान, सिगरेट, पेंट एवं सहायक उत्पाद, साबुन और डिटर्जेंट, काँच, कागज, गत्ता, अखबारी कागज, नमक, विस्फोटक, लाइट इलेक्ट्रिकल्स, वॉशिंग मशीन, बिजली के तार, केबल, ट्रांसमिशन टावर, केन, रेफ्रिजरेटर, जोड़ रहित स्टील पाइप एवं ट्यूब, स्टील फोर्जिंग, साइकिल, जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, लकड़ी आधारित उत्पाद, घड़ियाँ आदि। तो इतने सारे जो उद्योग हैं, वो 8 मूलभूत उद्योगों के प्रदर्शन के सूचकांक में शामिल रहते हैं। ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग, इस पे क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें जो नई परिभाषा बनी है, उसमें क्या है कि नई परिभाषा 2020 में आई थी कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में निम्नलिखित शामिल है। एक, सूक्ष्म उद्यम वह है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। तो मतलब सूक्ष्म उद्योग वो हो गए जिनमें जो इन्वेस्टमेंट हो 1 करोड़ रुपए तक हो और जो कारोबार उनका हो 5 करोड़ रुपए तक हो। ठीक है? और लघु उद्यम कौन-कौन से हो? लघु उद्यम वो हो गए जिसमें जो इन्वेस्टमेंट हो 10 करोड़ रुपए हो और जो कारोबार हो उनका वो 50 करोड़ रुपए हो। ठीक है? फिर मध्यम उद्यम क्या है? तो इसमें जो है निवेश जो हो वो 50 करोड़ रुपए हो और जो कारोबार हो वो 250 करोड़ रुपए हो, मतलब इंटू 5 करके सारी चीज़ें निकल आएंगी। ठीक है? फिर एमएसएमई मंत्रालय ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को एमएसएमई के औपचारिक दायरे में लाने के लिए जनवरी 2023 में उद्यम अशिष्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। अब भारतीय एमएसएमई क्षेत्र, ये देखिए मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाता है हमें कि एमएसएमई क्षेत्र 6 करोड़ से अधिक उद्यमों के साथ अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो भारत के जीडीपी में लगभग 27%, भारत के निर्यात में लगभग 44% योगदान के अलावा 11.10 करोड़ से अधिक लोगों के लिए रोजगार प्रदान करता है। ठीक है? एमएसएमई समाधान, तो एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 की धारा 15-24 में खरीदारों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों का देरी से भुगतान से संबंधित मुद्दों से निपटने का प्रावधान है। इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि कैसे निपटेंगे, तो भुगतान में 45 दिनों से अधिक की देरी होने पर, ठीक है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आपूर्तिकर्ता सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अधिनियम के तहत गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद से संपर्क कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 16 के तहत आपूर्तिकर्ता इकाइयों को भुगतान में देरी होने पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के 3 गुना मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। फिर इस अधिनियम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने 2017 में एक पोर्टल कौन सा लॉन्च किया था, वह है www.samadhan.msme.gov.in। ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं संबंध और संपर्क, ये सारे एमएसएमई पोर्टल के मतलब एमएसएमई के लिए शुरू किया गया। चैंपियंस पोर्टल भी एमएसएमई के लिए शुरू किया गया था 2020 में। फिर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवाईसी, जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी 1987 और 2006 में इसमें संशोधन किया गया। अब ये एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संस्था है। ठीक है? यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। केवीआईसी गाँव में निम्न प्रतिव्यक्ति निवेश के साथ विकेंद्रीकृत क्षेत्र में गैर कृषिगत रोजगार, मतलब कृषिगत नहीं, गैर कृषिगत रोजगार मुहैया कराने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है। कपड़ा उद्योग, इस देखिए कपड़ा उद्योग का कितना बेहतरीन डेटा जो है ये हमें यहाँ से मिल जाता है। तो कपड़ा उद्योग का आकलन अगर मूल्य के मामले में करें तो यह कुल उद्योग में 7%, देश की जीडीपी में 2%, देश के कुल निर्यात आय में 15% का योगदान करता है। 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाला यह उद्योग जो है देश में सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन करने वाले स्रोतों में एक है। ठीक है? फिर तकनीकी कपड़ा, तो तकनीकी कपड़े को कपड़ा उद्योग का भविष्य माना जा रहा है। इसके रेशे वजन में हल्के और इससे बने कपड़े अब तक के सबसे मजबूत कपड़े होते हैं। कहाँ इनका उपयोग हो रहा है? ऑटोमोबाइल में, एरोस्पेस, वास्तुशिल्प, बिल्डिंग, चिकित्सा देखभाल, खेलकूद और परिधान उद्योग में। ठीक? फिर निर्यात, तो कच्चे माल की उपलब्धता और मूल्य श्रृंखला में विनिर्माण ताकत के साथ भारतीय कपड़ा उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। भारत दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। अब ये देख लीजिए, यहाँ से डेटा मिलता है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। तो 2022-23 में भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित हथकरघा और परिधान की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी कितनी थी? 8.1%। मिल क्षेत्र विश्व में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है? आगे देखते हैं रेशम, तो भारतीय उपमहाद्वीप में रेशम एक विलासिता की वस्तु है। भारत में 97% कच्चे मलबेरी सहतूत रेशम का उत्पादन 5 राज्यों में कहाँ होता है? कहाँ होता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर राज्य में। ठीक है? तो ये ऐसे पूछ लेंगे कि 4 राज्य जो दिए हैं, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में होता है। ठीक? अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दिया है।
व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण 3 अन्य तरह के रेशम हैं, गैर मलबरी रेशम की श्रेणी में आते हैं, जिनके नाम क्या हैं? एरी, तसर और मूंगा। ये गैर मलबरी रेशम है, ठीक? और राज्यों के रेशम कीट पालन विभाग विकास योजनाओं के साथ विस्तार एवं मार्केटिंग का भी कार्य करता है। तो राज्यों के रेशम कीट पालन विभाग जो है, वो इनके साथ मार्केटिंग का कार्य देखता है। फिर आगे देखते हैं कपास। अब यहाँ से देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें मिलने वाले हैं। तो कपास भारत में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और दुनिया में कुल फाइबर उत्पादन का लगभग 22% हिस्सा जो है वो भारत में ही होता है, इसके उत्पादन, ठीक है। भारतीय कपड़ा उद्योग के कच्चा माल खपत वर्ग में कपास का हिस्सा करीब 60% है। कपास करीब 6 मिलियन कपास किसानों और जुड़े कामों जैसे कपास की प्रोसेसिंग और व्यापार में लगे 40 से 50 मिलियन लोगों को आजीविका मुहैया करा रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा करीब 127 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास की खेती होती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और यह पूरी दुनिया में कपास की खेती की कुल जमीन का करीब 38% है। कपास उद्योग को सहयोग देने के लिए भारत सरकार 2 बुनियादी रेशा समूहों यानी मीडियम स्टेपल और लंबा रेशा कपास के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। 2 बुनियादी रेशा समूह हैं, उन्हीं के लिए एमएसपी की घोषणा सरकार करती है। और कपड़ा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय कपास निगम कपास की कीमतें एमएसपी के स्तर पर आ जाने की स्थिति में एमएसपी का काम देखने के लिए भारत सरकार की मुख्य एजेंसी है। अब सारे उद्योग सेक्टर आएंगे, ठीक है। तो अब जूट देख लेते हैं। भारत सालाना 80 लाख गट्टों के साथ दुनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत सरकार भारतीय जूट निगम द्वारा न केवल एमएसपी के जरिए जूट किसानों का सहयोग करती है, बल्कि जूट पैकेजिंग मटेरियल सामान पैक करने के लिए अनिवार्य उपयोग अधिनियम 1987 के तहत सालाना करीब 6,000 करोड़ रुपए के मूल्य वाले जूट के बोरों की सीधे तौर पर खरीद करके भी उन्हें लाभ पहुंचाती है। मतलब सरकार जो है वो बोरा खरीदती है। बोरा खरीद के क्या करेगी? जो गोदाम वगैरह होते हैं एफसीआई के तहत जो बफर स्टॉक बना के रखा जाता है, वो सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। देख लेते हैं। फिर 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम के तहत जूट के विविध उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जूट इकाइयों, मिलों को मशीनरी के आधुनिकीकरण और विपणन तथा निर्यात प्रोत्साहन के संबंध में पहल की जा रही है। फिर ऊन, तो भारत 2020-21 में 33.13 मिलियन किलोग्राम कच्चे ऊन का उत्पादन करने वाला नवा सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश है। 9वें नंबर पर है ऊन उत्पादन में, ठीक है। और प्रति भेड़ औसत वार्षिक उत्पादन जो है 2.4 किलोग्राम के विश्व औसत के मुकाबले 0.9 किलोग्राम है, मतलब यहाँ पर कम है, ठीक। फिर नए कदम कौन से आए हैं? तो वीवर्स मुद्रा योजना। तो बुनकरों को रियायती कर्ज देने के लिए वीवर्स मुद्रा योजना शुरू की गई है। हर बुनकर को मार्जिन मनी असिस्टेंट के तौर पर अधिकतम 10,000 रुपये और 3 साल के क्रेडिट गारंटी दी जाती है। ई धागा ऐप, तो भारत सरकार ने हथकरघा के बुनकरों को अच्छी सेवा और 24 घंटे जरूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए 2016 में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और ई धागा मोबाइल ऐप शुरू किया था, ठीक है। फिर पीएम मित्र, तो पीएम मित्र कब शुरू हुआ है? 2021-22 से शुरू किया गया था और 2027-28 की इसकी मतलब ड्यूरेशन में ये चलाया जाएगा। और इसमें क्या है कि विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड साइटों पर 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है। अब पीएम मित्र करेगा क्या? यह योजना अखिल भारतीय स्तर पर लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र का समग्र विकास करना है। कपड़ा मंत्रालय को 13 राज्यों से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये क्या फायदा? फिर सरकार ने पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए 7 स्थलों को अंतिम रूप दिया है। अब वो 7 स्थल कौन कौन से हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में विरुद्धनगर, तेलंगाना में वारंगल, गुजरात में नवसारी, कर्नाटक में कलबुर्गी, मध्य प्रदेश में धार, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और महाराष्ट्र में अमरावती। ये जो जगह हैं इन्हें आप एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फिर कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु एक योजना समर्थ शुरू की गई थी, और ये व्यापक कौशल योजना है जिसका क्रियान्वयन संगठित कपड़ा और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करने में उद्योगों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और पूरक व्यवस्था करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह योजना 2024 तक वैध है। मानव निर्मित फाइबर, भारत दुनिया में मानव निर्मित फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला उत्पादक कौन है, यह आप हमें कमेंट में बिल्कुल बताइए, ठीक है। फिर नेफ्ट देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो नेफ्ट ने अगस्त 2022 में दमन में अपना नवीनतम परिसर स्थापित किया है, जो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में पहला है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और खादी को विश्वव्यापी उत्कृष्ट और मूल्य संचालित ब्रांड बनाने के लक्ष्य के साथ एमएसएमई मंत्रालय ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के लिए खादी और ग्रामोद्योग उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की परिकल्पना की है। अब इस्पात, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक लाइन दी है कि कच्चे इस्पात के उत्पादन और उसकी क्षमता में 2013-14 से लगातार बढ़ोतरी हुई है। मान लीजिए कोई समय सीमा दे दे, 2000 अभी 2024 चल रहा है कि 10 वर्षों में वृद्धि दर्ज की गई। हाँ, तो पिछले 10 वर्षों में यहाँ पे लिखा है कि लगातार बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और ये 2024 की है, तो 10 साल का जो इन्होंने डेटा दिया उसी के यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो इस्पात अपनी पुनर्चक्रण योग्य प्रकृति और त्वरित समापन समय के कारण पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ, तत्पर, आर्थिक विकास के लिए प्रमाणित संचालक है, ठीक। अब देख लेते हैं भारत की रैंकिंग क्या है। तो चीन इस अवधि के दौरान, इस अवधि यानी यहाँ 2022-23 वाली जो भी हुई, 31 जनवरी 2023 को जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अपना डेटा दिया है उसके अनुसार दुनिया के कच्चे इस्पात उत्पादन के 55% उत्पादन के साथ दुनिया में सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक जो बना है वो चीन है, और भारत दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है।
ठीक है? और इस अवधि की तुलना में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब राष्ट्रीय इस्पात नीति तो 2017 में हुई थी, बनाई गई है और यह इसलिए बनाई गई थी कि भारत का इस्पात क्षेत्र आधुनिक भारत की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करने और क्षेत्र के लिए स्वस्थ टिकाऊ वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। एनएसपी 2017 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? निजी विनिर्माताओं, एमएसएमई इस्पात उत्पादकों, सीएपीएससी को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। ठीक है? अब ये जो नीति आई थी इसमें ये क्या था? इसमें जो टर्म दिए हैं कि यह नीति वर्ष 2030-31 तक कच्चे इस्पात की 300 एमटी क्षमता, 255 एमटी उत्पादन और परिष्कृत इस्पात की वर्तमान में 86.7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खपत की तुलना में 160 किलोग्राम पुख्ता खपत का अनुमान व्यक्त करती है। 2020-31 तक आयातित कोकिंग कोल पर निर्भरता 85% से घटाकर 65% कराने का लक्ष्य इसमें बनाया गया है। ठीक है? फिर कच्चे माल में आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कोकिंग कोल आ जाएगा। लौह अयस्क में फ़िलहाल तो इसमें कोई डेटा ज़्यादा दिया नहीं है कि कितनी आवश्यकता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोकिंग कोल देख लेते हैं। तो कोकिंग कोल की पूरी मांग घरेलू उत्पादन से पूरी नहीं होती, मतलब देश में जितना प्रोडक्शन होता है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब है हमें आयात करना पड़ता है। तो देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयला कोकिंग कोल की आपूर्ति सीमित है। ठीक है? तो भारतीय इस्पात उद्योग काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर रहा है। देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित अधिकांश कोकिंग कोल में राख की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे स्टील के विनिर्माण में यह अनावश्यक हो गया है। तो ये चीज़ इसमें है कि कोकिंग जो लो एश कोयला है वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें राख बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो उत्पादन है वो भारत में सीमित है, इसलिए हमें आयात करना पड़ता है। ठीक है? उत्पादन से जुड़ी फिर उर्वरक देख लेते हैं। तो उर्वरक विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। इस विभाग का काम क्या है? उर्वरक उद्योग का नियोजन, संवर्धन एवं विकास, उत्पादन का नियोजन एवं उस पर नजर रखना, उर्वरकों का निर्यात और वितरण, स्वदेशी एवं आयातित उर्वरकों के लिए सब्सिडी की रियायत के जरिए वित्तीय सहायता का प्रबंधन करना। अब जीडीपी में लगभग 7वें भाग का योगदान देने वाली कृषि देश की लगभग 2/3 जनसंख्या का पालन पोषण करती है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। ठीक है? आगे देखते हैं। आगे आएगा रसायन एवं पेट्रो रसायन उद्योग। तो रसायन एवं पेट्रो रसायन उद्योग ज्ञान और पूंजी के भारी उपयोग वाला उद्योग है। यह बढ़ते हुए भारतीय उद्योग का अभिन्न अंग है। इसमें मूलभूत रसायन और उनके उत्पाद कौन कौन से आते हैं? पेट्रो रसायन, उर्वरक, पेंट, वार्निश, गैस, साबुन, इत्र और टॉयलेटरी तथा औषधि आते हैं। ठीक है? फिर भारत में कई उत्कृष्ट एवं विशेष रसायन बनते हैं, जिनका फूड एडिटिव, पिगमेंट, पॉलीमर एडिटिव और रबर उद्योग में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग होता है। जो रसायन होते हैं, देखिए इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। रसायन उद्योग में 100% एफडीआई की अनुमति है। तो रसायन उद्योग में 100% एफडीआई की अनुमति है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ज़्यादातर रासायनिक और पेट्रो रासायनिक उत्पाद लाइसेंस से मुक्त हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हानिकारक होने के कारण, अच्छा किसमें लाइसेंस की जरूरत होती है? पहले ऊपर लिखा है कि ज्यादातर, मतलब सारे नहीं, सभी रासायनिक और पेट्रो रासायनिक उत्पाद लाइसेंस से मुक्त होंगे, तो ये गलत है। अब इसमें कुछ जो है उनके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, वो है हाइड्रोसाइनिक एसिड और उसके व्युत्पन्न पदार्थ फास्जीन और उसके व्युत्पन्न पदार्थ हाइड्रोकार्बन के आइसोसाइनाइड और डाई आइसोसाइनेट। ठीक है? ये सारी चीजें हैं। फिर नई योजनाएं जो है वो प्लास्टिक पार्क बनाया गया, वो किसके लिए? घरेलू प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करने के लिए प्लास्टिक पार्क बनाए गए हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार परियोजना लागत की 50% तक अनुदान राशि प्रदान करती है, जो अधिकतम प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपए होगी। बाकी की लागत राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक विकास निगम या राज्य सरकार की एजेंसियां, लाभार्थी उद्योगों और वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा पूरी की जाती हैं। ठीक है? पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र, ये निवेश क्षेत्र कहाँ कहाँ बनाए गए, ये बस ध्यान देने वाली चीज़ है। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में, गुजरात में दहेज में, ओडिशा के पारादीप में और तमिलनाडु के कडलूर और नागपट्टिनम में 4 पेट्रोलियम रसायन और पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। फिर औषधि क्षेत्र देख लेते हैं। तो भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। 2022-23 के लिए औषधि उद्योग का कुल वार्षिक कारोबार इतना था और पिछले 9 वर्षों के अनुसार यह क्षेत्र 6.4% CAGR तेजी से लगातार बढ़ा है। CAGR क्या है, ये हमने पिछले चैप्टर में, जो पिछली वीडियो डाला था उसमें मैंने CAGR बताया था। ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग करीब 70% तक आयात पर निर्भर है। जो मतलब चिकित्सा उपकरण है वो हम 70% तक उनको आयात करते हैं। ठीक है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, तो जन औषधि योजना 2008 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बिक्री केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाइयाँ किफायती कीमतों पर बेचना था। इसका उद्देश्य क्या था? बेहतर गुणवत्ता की दवाइयाँ उपलब्ध कराना, अच्छी गुणवत्ता की जेनेरिक दवाओं को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ताकि प्रति व्यक्ति इलाज की यूनिट लागत को कम किया जा सके। शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, ताकि गुणवत्ता का मतलब केवल ऊँची कीमत ना हो। और पहला जन औषधि केंद्र वर्ष 2008 में अमृतसर, पंजाब में खोला गया था। इस योजना का मूल लक्ष्य देश के हर जिले में जन औषधि स्टोर खोलना था। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम जो है बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया है, और जन औषधि केंद्रों का नाम करके क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। और अभी जो 10,000वां जन औषधि केंद्र है वो झारखंड में देवघर में खोला गया शायद। ठीक है? अब खान मंत्रालय जिन कार्यों के लिए जिम्मेदार है वे है समय समय पर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत भारत की सीमा में आने वाले क्षेत्र के भीतर खानों के नियमन, खनिजों के विकास के लिए कानून बनाना।
इसमें समुद्री क्षेत्र या महाद्वीपीय सीमा या अविशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत के अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर पानी के नीचे स्थित खान और खनिज शामिल है। ठीक, फिर अब खान देख लेते हैं। अब खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2021, अब ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या है ये देख लेते हैं। इसमें क्या प्रावधान है, तो कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच अंतर को कम करना, सभी कैप्टिव खानों को वर्ष के दौरान 50% मांग को बेचने की अनुमति दी गई है। यह अधिनियम 1957 की धारा 10A के अंतर्गत सभी विचाराधीन मामलों का निपटान करेगा। खानन पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद इसकी वैधानिक अनुमति जारी रहेगी और वह खान का पट्टा हासिल करने वाले नए मालिक के नाम हस्तांतरित हो जाएगी। बिना किसी शुल्क के सभी खनन रियायतों का हस्तांतरण होगा। अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक सभी खनन रियासतों का सरल हस्तांतरण होगा। जिला खनिज प्रकोष्ठ द्वारा कोष के स्वरूप और उपयोग के बारे में केंद्र सरकार को अधिकृत किया जाना। ठीक है, फिर संशोधन अधिनियम, अब ये देख लें प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना शुरू की गई है, जिसे संबंधित जिलों के जिला खनिज प्रतिष्ठानों द्वारा लागू किया जाएगा। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये खनन का अनुकूल वातावरण तैयार करने, प्रभावित व्यक्ति की दशा में सुधार करने और सभी बच्चों को फायदा पहुंचाने में सहायता करेगी ये योजना। और डीएमएफ के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जा रहा है जो पीएमकेकेवाई के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने में मदद करेगा। अधिक प्रभाव के लिए तालमेल और समाभिरूपता को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा के तहत ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की निगरानी करेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं बॉक्साइट। अब जो आएंगे वो सारे खनिज आएंगे तो उनके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में देखना होगा। तो बॉक्साइट जो है, ये देश में बॉक्साइट के कुल संसाधन 4,958 मिलियन टन है। ये टर्म तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये देख लीजिए कि अकेले उड़ीसा में देश के संसाधनों का 41% हिस्सा है। तो 41% जो हिस्सा है बॉक्साइट का वो कहाँ है, उड़ीसा में। उसके बाद छत्तीसगढ़ 20%, आंध्र प्रदेश 12%, गुजरात 8%, झारखंड 6%, महाराष्ट्र 5% और मध्य प्रदेश 4% का स्थान है। प्रमुख बॉक्साइट संसाधन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर केंद्रित हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्रोमाइट। तो क्रोमाइट जो है उसका 96% संसाधन क्रोमाइट का उड़ीसा में है, ज़्यादातर जाजपुर और क्योंझर जिलों की सुकिंदा घाटी में। तो सुकिंदा घाटी कहाँ है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, जाजपुर और क्योंझर जिलों की सुकिंदा घाटी में। लघु निक्षेप मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बिखरे हुए हैं। यहाँ मतलब क्रोमाइट पाया जाता है। फिर तांबा देख लेते हैं। तो राजस्थान को 868 मिलियन टन अयस्क 52% का श्रेय दिया जाता है। मतलब तांबा उत्पादन में राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है मध्य प्रदेश 23%, फिर झारखंड 15% और शेष 10% हिस्सा अन्य राज्य। उनमें कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। होता क्या है कि हम शुरुआत के 3 याद कर लेते हैं, लेकिन यूपीएससी कभी कभी जैसे 4 या 5 राज्य दे देता है और वो युग्म वाले जो सवाल 2022 से आना शुरू हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब सोना जो है, संसाधनों में केरल में प्लेसर सेडी का सोने का अयस्क शामिल है, जिसका अनुमान 26 मिलियन टन है, जिसमें 5.86 टन सोने की धातु है। सोने के अयस्क के मामले में सबसे बड़ा संसाधन कहाँ पर मिलता है, बिहार में। ठीक है, सोना सबसे ज़्यादा बिहार में, कितना 43%। इसके बाद राजस्थान आता है 24% और कर्नाटक आता है उसके बाद 20%। मतलब पहले बिहार, फिर राजस्थान और फिर कर्नाटक। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 3%, उत्तराखंड और झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2%। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2%। फिर लौह अयस्क, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क है। तो ये भी याद रखिए कि लौह जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट वो किसके अयस्क हैं, लोहे के। तो लगभग 78% हेमेटाइट अयस्क भंडार पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र दे देगा तो पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लगभग 89% मैग्नेटाइट अयस्क का भंडार दक्षिणी क्षेत्र विशेषकर कर्नाटक में होता है। इसमें से हेमेटाइट को इसके उच्च ग्रेड के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब सबसे जो अच्छा लोहा होता है वो हेमेटाइट। ठीक है, अब हेमेटाइट का प्रमुख संसाधन कहाँ कहाँ मिलता है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, उड़ीसा में 39%, झारखंड में 20%, छत्तीसगढ़ में 19% और कर्नाटक में 12%, गोवा में 5%। और हेमेटाइट के जो शेष संसाधन है वो कहाँ कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन्हें आप शॉर्ट नोट्स बना के भी अपनी टेबल के सामने चिपका सकते हैं ताकि ये जल्दी से याद हो जाए। फिर आगे देखते हैं मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट एक अन्य प्रमुख लौह अयस्क है जो ऑक्साइड के रूप में या तो आग्नेय या रूपांतरित बैंडेड मैग्नेटाइट सिलिका संरचना संभवतः तलछटी उत्पत्ति में भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भारत के 94% मैग्नेटाइट संसाधन 4 राज्यों में, कहाँ कहाँ, कर्नाटक में 69%, आंध्र प्रदेश में 13%, राजस्थान में 7% और तमिलनाडु में 5%। इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो शेष 6% बचता है, असम में, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा और तेलंगाना। ठीक है, फिर सीसा और जस्ता देख लेते हैं। तो राजस्थान 89% के सबसे बड़े संसाधनों से संपन्न है। मतलब सबसे ज़्यादा 89% जो पाया जाता है ये वो पाया जाता है राजस्थान में। इसके बाद आंध्र प्रदेश में
3%, मध्य प्रदेश में 2%, बिहार में 1.49%, महाराष्ट्र में 1.21%। इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलता है? तो गुजरात, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, सॉरी तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर मैग्नीज एस्क देख लेते हैं, तो राज्यवार इसका देख लेते हैं। तो कुल संसाधनों में उड़ीसा 34% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है, मतलब मैग्नीज में भी उड़ीसा 34% के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद कर्नाटक 25%, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 12%, फिर गोवा 7%, आंध्र प्रदेश 6% और झारखंड 3%, ठीक है, के साथ दूसरे स्थान पर। और राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने मिलकर शेष लगभग 1% संसाधनों को साझा किया है। फिर निकल देख लेते हैं। तो ओडिशा के जाजपुर जिले के सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट की अधिकता वाला निकेलीफेरस लिमोनाइट की महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जहां यह ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसके उपयोग के लिए उपयुक्त प्रक्रिया है वो क्या, ये पता नहीं। फिर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में तांबे के खनिज कण के साथ निकल सल्फाइड रूप में भी पाया जाता है। यह जादूगोडा में यूरेनियम भंडार से जुड़ा हुआ पाया गया है। इसकी पुनर्प्राप्ति के लिए एक प्रक्रिया विकसित की जा रही है। कर्नाटक, केरल और राजस्थान अन्य राज्य हैं, ठीक है। जादूगोडा यूरेनियम भंडार झारखंड, ठीक है। तो कर्नाटक, केरल और राजस्थान अन्य राज्य हैं जहां निकल पाया जाता है। पॉलीमेटेलिक समुद्री पिंड निकल के अन्य स्रोत हैं। इसके अलावा जो निकल एस्क का जो अनुमान है वो 189 मिलियन टन है, जिसमें 93% मतलब 93% जो है वो उड़ीसा में है। शेष 7% कहाँ है? झारखंड में, नागालैंड में। कर्नाटक से नाम मात्र संसाधन बताए गए हैं, ठीक है। फिर टंगस्टन देख लेते हैं। तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा मिलता है कर्नाटक में, उसके बाद राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर महाराष्ट्र में। पहले कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके अलावा जो शेष 4% है उसमें हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। फिर डायमंड देख लेते हैं। तो भारत के हीरे के क्षेत्रों को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। दक्षिण भारतीय क्षेत्र, जिसमें अनंतपुर, कटप्पा, गुंटूर, कृष्णा और कुर्नूल जिले और तेलंगाना में महबूब नगर के कुछ हिस्से शामिल हैं। मध्य प्रदेश का मध्य भारतीय क्षेत्र, जिसमें पन्ना बेल्ट और छतरपुर जिले शामिल हैं। इसके अलावा रायपुर जिले में बेहरादीन, कोडावली क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तोकापाल, दुगापाल आदि क्षेत्र। और पूर्वी भारतीय भूभाग ज़्यादातर ओडिशा, महानदी और गोदावरी घाटियों के बीच स्थित है, ठीक है। फिर राज्यों के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 90% संसाधन हीरे के पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 6% और छत्तीसगढ़ में 4% है, ठीक है। फिर फ्लोरोस्पर, तो देश में फ्लोरोस्पर के कुल संसाधन 21 मिलियन टन अनुमानित थे। और गुजरात में इसका जो है इस संसाधन का 68% हिस्सा है, ठीक है। गुजरात में सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा पाया जाता है। उसके बाद राजस्थान में 27%, फिर छत्तीसगढ़ में 3%, उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र में 2%, ठीक है। और फिर ग्रेफाइट देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट की घटनाएं विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट की गई हैं, लेकिन आर्थिक महत्व के भंडार आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कुल संसाधनों का 36%, 36% हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 30%, ओडिशा और झारखंड में प्रत्येक में 9%, उसके बाद मध्य प्रदेश में 6% और तमिलनाडु में 5%। भंडारण के मामले में तमिलनाडु अग्रणी हिस्सेदारी है, ठीक है। भंडारण मतलब अगर हिस्सा संसाधन टोटल देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है, पर भंडारण के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, उसके बाद उड़ीसा है और फिर झारखंड है, ठीक है। इलेमेनाइट, ये यूपीएससी ने पिछली बार पूछा था 2023 में। तो अन्य भारी खनिजों के साथ इलेमेनाइट और रूटाइल जो है वो पश्चिम में रत्नागिरी तट से लेकर पूर्व में ओडिशा तट तक पाए जाने वाले समुद्र तटीय रेत भंडार के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर कायनाइट और सिलीमेनाइट, तो राज्यवार इनकी हिस्सेदारी देख लेते हैं। तो काइनाइट का जो है वो मामला है तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 46%, उसके बाद आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक में और फिर झारखंड में 8%। शेष जो 4% संसाधन बचता है वो है केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। उसी के बाद सिलीमेनाइट देख लेते हैं। तो ये सारे संसाधनों के नाम हैं, ये आप ध्यान रखिएगा खनिज का नाम और कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें आप एक शॉर्ट नोट्स बना के देख लीजिए, ठीक है। उसमें फिर आता है ओडिशा में 25% सिलीमेनाइट, सबसे ज़्यादा ओडिशा में, फिर तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में 16%, मतलब सिलीमेनाइट जो है उत्तर प्रदेश में भी 16% पाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, केरल और असम। फिर शेष 4% कहाँ मिलता है? झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। फिर देख लेते हैं चूना पत्थर। तो कर्नाटक कुल संसाधनों का 25% रखने वाला अग्रणी राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान में। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में दोनों में मिला के 13, मतलब दोनों में प्रत्येक का 13%। गुजरात और मेघालय में दोनों का प्रत्येक का 10%। तेलंगाना 8% और छत्तीसगढ़ 6%। फिर मैग्नेसाइट देख लेते हैं। तो मैग्नेसाइट सबसे ज़्यादा कहाँ मौजूद है? उत्तराखंड में। मैग्नेसाइट उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मौजूद है, इसके बाद तमिलनाडु में, फिर राजस्थान में। और इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और केरल में। फिर देख लेते हैं फास्फेट खनिज।
तो यूएनएफसीसी प्रणाली के अनुसार एपेटाइट के कुल संसाधन 21 मिलियन टन है। कुल संसाधनों में अधिकांश का जो है 50% पश्चिम बंगाल में है, इसके बाद झारखंड में है और फिर मेघालय में 6%, राजस्थान में 5%। फिर कहाँ-कहाँ इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में। अब रॉक फॉस्फेट देख लेते हैं। तो रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा है झारखंड में 35%, 30% राजस्थान में, 19% मध्य प्रदेश में और 8% उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है? और गुजरात और मेघालय में भी थोड़ा संसाधन मिलता है। फिर अन्य खनिज, तो भारत में महत्वपूर्ण मात्रा में पाए जाने वाले अन्य खनिज गार्नेट। गार्नेट एक खनिज है, ठीक है? तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और केरल, ये यहाँ पाया जाता है। उसके अलावा पाइराइट्स, पाइराइट्स कहाँ मिलता है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और वोलेस्टोनाइट, तो ये कहाँ मिलता है? राजस्थान और गुजरात में, 2 ही राज्य हैं। वोलेस्टोनाइट खनिज जो है वो राजस्थान और गुजरात में मिलता है। इसके अलावा जिरकॉन, तो जिरकॉन अगर पूछ लेंगे तो ये केरल, तमिलनाडु, ओडिशा के समुद्र तट की रेत में मिलता है, ठीक है? मतलब ये समुद्री इलाकों में मिलता है। कहाँ-कहाँ? केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के समुद्र तट की रेत में। इसके अलावा इसमें क्या है? तो इसके अलावा यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, थोड़ा चैप्टर बड़ा हो गया। बाकी देख लेते हैं कि खान मंत्रालय के अंतर्गत कौन-कौन से पीएसयू हैं। तो वो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल, खनिज एवं खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एमईसीएल खनिजों की खोज के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है? आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है? धन्यवाद।